शब्द का प्रयोग देखो, इस बुद्धि का शब्द का प्रयोग प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान और समझ के अर्थ में किया जाता है। बुद्धि जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो जन्मजात है, जिनमें 3 डायमेंशन है, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं और क्रियात्मक। ये सबसे पहले है कि जो हमारी समस्या है इसका समाधान करने के उद्देश्य के लिए जो हम जिस क्षमता को प्राप्त करते हैं, हाँ, उस सक्षम बनाने का काम हमारी कौन करती है? बुद्धि करती है। तो स्टर्नर ने भी यही व्याख्या की थी कि नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है या फिर नए जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को डालने की जो सामाजिक मानसिक योग्यता है वो बुद्धि कहलाती है। बराबर। इन शब्दों को हमने देखा था, पूर्ववर्त के अनुसार एक कार्य करने की क्षमता को हमने बुद्धि कहा। बराबर। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जिससे बुद्धिमत्ता यहाँ पे क्या हो रही है? बरकरार हो रही है। और ये जो बुद्धिमत्ता है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। अब दिख रहा है आप सभी को? स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। तो बुद्धि के हमने 3 प्रकार देखे थे। अब 3 प्रकार में मैं 3 प्रकार बताऊंगा, उस प्रकार में कौन कौन व्यक्ति आते हैं वो आपको बताना है। सामाजिक बुद्धि में कौन कौन आते हैं? यंत्री, व्यवसायी, हाँ, कूटनीतिक, सामाजिक। यस, वेरी नाइस। साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता। अमृत बुद्धि जो होती है, अमृत बुद्धि में कौन कौन आते हैं? वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार। वेरी नाइस। मूर्त बुद्धि में? मूर्त बुद्धि में कारीगर, कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता। औद्योगिक कार्यकर्ता। वेरी नाइस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बुद्धि जो है, ये सामाजिक बुद्धि हो या अमृत बुद्धि हो या मूर्त बुद्धि हो, इनकी विशेषताएं भी हमने देखी है। विशेषताओं को ये देखा कि इस तरह से देखा कि ये सबसे पहले तो कैसी शक्ति है? जन्मजात शक्ति। शक्ति। हाँ, चलो बताओ, पढ़ के कोई भी अकेला एक बताओ विशेषताएं जो डार्क में कलर में किया है, उतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जन्मजात शक्ति है। अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान, विभिन्न बातों को सीख, विभिन्न बातों की सीखने में सहायता, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने, कठिन कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं, भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों। वंशानुक्रम और वातावरण का। प्रीटर के मतानुसार बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। मध्य के काल में होता है, ये विशेषता है बुद्धि की। बुद्धि के बाद निर्माण के हमने सिद्धांत देखे। बराबर। किन किन के देखे सिद्धांत? अल्फ्रेड बिनेट, द्विकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसका स्पीयरमैन। है? एक कारक सिद्धांत समूह कारक अल्फ्रेड बिनेट। सिद्धांत, अल्फ्रेड बिनेट का। अल्फ्रेड बिनेट का। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन, उसके बाद हमने देखा, और स्पीयरमैन क्या का। देखा? किसकी देखा हमने उसके बाद? समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। हाँ, थॉमस थॉमसन, किसकी है? थर्स्टन, थर्स्टन, वाची, संख्यात्मक, वस्तु प्रक्षेपण, तार्किक, शाब्दिक। उसके बाद हमने क्या देखा? त्रिआयामी सिद्धांत, की त्रिआयामी सिद्धांत, डॉल्फ्रेड की त्रिआयामी सिद्धांत। हाँ, तो हमने देखा सबसे पहले एक कारक सिद्धांत, जो एक कारक सिद्धांत था अल्बर्ट बिने का। अल्बर्ट बिने ने जी फैक्टर को कहलाया। उसके बाद आया द्विकारक सिद्धांत, जिसने उसको अपोज किया कि बुद्धि में सिर्फ एक ही घटक होता नहीं है, तो 2 घटक होते हैं, जिससे स्पीयरमैन ने जी दो और फैक्टर यस। थ्योरी बताई कि जिसमें जी के साथ साथ और कौन सा फैक्टर होता है, बताया? यस 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 फैक्टर। यस यस वेरी नाइस। तो यस के साथ सिर्फ एक ही नहीं होता है, तो उसकी तरह से बहुत सारे यस फैक्टर्स टू उसके यस थ्री। भीतर, हाँ, उसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यस 1, यस 2, मोर देन यस। हाँ,
तो इस तरह Yes. से उसके बाद में हमने थॉमसन का सिद्धांत देखा, प्रतिदर्शी सिद्धांत, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमने देखा। समूह कारक सिद्धांत देखा हमने थर्सन का, जिसमें वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, वस्तु प्रक्षेपण योग्यता, जिन्होंने जी को नकार दिया, जी हैता ही नहीं है ऐसे बोल के उन्होंने फैक्टर एनालिसिस सिस्टम का मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके बुद्धि में जितने कारक है उनका एनालिसिस करके बताया। वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, वस्तु प्रक्षेपण योग्यता, तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, ये योग्यता वाले मानसिक एबिलिटी होते हैं बताया। उसके बाद हमने देखा गिलफोर्ड का त्रिआयामी या त्रिचापीय या फिर 3 डायमेंशन सिद्धांत, जिसमें उत्पादकता, संक्रिया, विषय वस्तु, इनके विषय अंडर वस्तु। में बहुत सारे ऐसे इकाई आते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि सबसे पहले शुरू में उन्होंने 120 फैक्टर का संशोधन किया, बाद में उसके वो 150 तक चले गए। बराबर। इनमें से महत्वपूर्ण ये है कि हमारी बुद्धि में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसके लिए उन्हें फैक्टर एनालिसिस सिस्टम का इस्तेमाल करके बुद्धि में जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनका शोध किया। फिर हमने देखा हवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो महत्वपूर्ण है, जो 1983 में उन्होंने उसका रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि बुद्धि में 9 कारक होते हैं। और ये जो 9 कारक हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और हर एक दूसरे से अलग होता है। तो इनमें हमने 9 कारक भी देखा है, जैसे कि भाषी बुद्धिमत्ता। भाषी बुद्धिमत्ता किसके पास होती है? किसके पास होती है भाषी बुद्धिमत्ता? भाषा लेखक, लेखक, व्याख्यानक, लेखक, व्याख्यान, इतिहासकार। हाँ, वेरी नाइस। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता किसके पास होती है? इंजीनियर के पास, Yes, और मैथमेटिशियन, हाँ, मैथमेटिक्स शिक्षक के पास और मैथमेटिक्स, स्थानिक बुद्धि, स्थानीय, स्थानीय जैसे कि अवकाशीय बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है उसको। मैंने जो उदाहरण दिया। खगोल तज्ञ रहते हैं वो, हाँ, खगोल तज्ञ। खगोल तज्ञ। स्पेस साइंटिस्ट सर। तथा यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि ये वाली बुद्धि इंजीनियर के पास भी होती है। तथा हाइट फोबिया का उदाहरण दिया था, याद है? जी सर। जिस लोगों को अंतर का, अमृत संकल्पनाओं का, वस्तु के डायमेंशन, जो 3 डायमेंशन रहते हैं, लेंथ लाइन, लेंथ, विड्थ और हाइट, इनका मैनेजमेंट रहता है, उनके पास ये वाली बुद्धिमत्ता अधिकतर में रहती है। शारीरिक गतिक बुद्धि इसके पास होती है। व्यायाम, नृत्य, व्यायाम, सर्कस, व्यायाम, हाँ, जिम्नास्टिक करने वाले पास, नृत्य करने के पास, कथक डांस करने वाले के पास, योगा करने वाले के पास ये वाली बुद्धि ज्यादा रहती है। सांगीतिक बुद्धि, सर सर्कस पर, हाँ, सर्कस भी आता है। और सांगीतिक बुद्धि, संगीत के, संगीतकार पर, कंपोजर भी संगीत आएगा, गायक आएगा, वादक कंप- आएगा, गाने वाला, बजाने वाला, दोनों भी आएंगे। फिर इसमें एडिटर आता भी है आएगा। इंट्रा पर्सन और इंटर पर्सन, अंतर पारस्परिक बुद्धि। किसका बताया था मैंने उदाहरण? अंतर पारस्परिक, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। हर धर्म गौतम के बुद्ध, जो भी कुछ, श्री कृष्ण, हाँ, महापुरुष रहते हैं, वो उनके पास ये वाली बुद्धि रहती है। वैयक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बाबा आमटे, इंदिरा गांधी। यस, इनके पास रहती है। नैसर्गिक बुद्धि, जो प्रकृति नेचर से से, प्यार है, प्रकृति, प्यार है, पेड़ पौधों, जीव से प्यार है। नेचर से जिनको प्यार है उनके पास रहती सोलापुर है। के हाँ, कौन है सोलापुर का? चित्तमपल, मारुति मारुति चित्तमपल्ली। चित्तमपल्ली। मारुति Yes. चित्तमपल्ली। हाँ, और निसर्ग के बारे में जिनको जानकारी है, सर्पमित्र वगैरह, इनके पास भी ये वाली बुद्धि रहती है। अस्तित्व वाली बुद्धि, आर्कियोलॉजिस्ट, खोज, आर्कियोलॉजिस्ट, यस यस, आर्कोलॉजिस्ट, जिसके पास खोज। और इसके लिए मैंने किसका उदाहरण दिया था? हकिंसन का दिया था ना? स्टीफन हॉकिंग, न्यूटन। यस, वेरी नाइस। तो ये वाली बुद्धि उनके पास होती है।
तो ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ हमने अभी जो देखना है या फिर आज जो देखना है वो है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण। हाँ, अब ये बुद्धि का परीक्षण होना जरूरी है। किसके पास कितनी बुद्धि है, कौन सी प्रकार की बुद्धि है, ये देखना है कि नहीं देखना है, हैं? अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, इनका परीक्षण किस तरह से किया जाएगा। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। परीक्षण का मतलब क्या होता है, टेस्ट। और इसको मराठी में कहा जाता है कसोटियां। क्या कहा जाता है, कसोटियां। कसोटिया। हाँ, मराठी मध्ये। हाँ, और इसको ओके। हिंदी में परीक्षण कहते हैं, इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, इंटेलिजेंट मराठी। टेस्ट। तो हम अपने जो लोग हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कैसे हैं, क्या है, इसके बारे में एग्जाम लेकर, टेस्ट लेकर चेक करते हैं। तो ये चेक करने के तरीके हैं, और इसके बारे में जो कुछ कसौटियां होती हैं, परीक्षण होते हैं, वो सभी परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड। ये जो स्टैटिस्टिकल होता है उसके अनुसार ही उसका सर्वेक्षण किया जाता है या फिर उसका मेकिंग किया जाता है, और उसी हिसाब से बच्चों को वो दी जाती है, और बच्चे कितने होशियार हैं क्या है ये बताया जाता है। जैसे वो टेस्ट तैयार करते हैं उसके बारे में एक मैनुअल भी तैयार करते हैं, उसको किस तरह से लेना है, और लेने के बाद बच्चे ने मानो इतने मार्क लिए हैं तो फिर वो कौन से एंगल में है, कितना होशियार है, इसके बारे में उसमें कैटेगरीज दी जाती हैं। तो वही हमें देखना है आज, वही आज हमें देखना है कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है, और इसके बारे में कौन कौन से लोगों ने क्या क्या किया है, कौन कौन सी कसौटियां दी हैं, और कसौटी देखने के बाद हमें एक चार्ट भी देखना है, और उस चार्ट के हिसाब से कौन कितना बुद्धिमानी है ये भी हमें देखना है। तो बुद्धि परीक्षण के 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। बुद्धि परीक्षण लिए जाने के कितने प्रकार हैं, 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। उनमें सबसे पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और तीसरा और अंतिम है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। कौन कौन से हैं, अब कौन पढ़ के बताएगा, एक वाला। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, हाँ, दूसरा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और तीसरा, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण। और हर एक परीक्षण के 2 उप प्रकार हैं। शाब्दिक परीक्षण यानी शब्दों द्वारा किया जाने वाला, अशाब्दिक यानी शब्दों के बगैर, जैसे सिंबॉलिक जो होता है उसी तरह, क्रियात्मक यानी प्रयोग करा कर। कुणाचं माईक चालू बंद करा। सुफियान ओके, तो ये शाब्दिक जो है बोलकर हम लेते हैं, तो इसमें वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण आता है। साथ ही साथ इसमें जो अशाब्दिक है इसमें भी वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण आता है। और क्रियात्मक जो परीक्षण होता है उसमें वैयक्तिक रहता है। अब देखना है हमें किसे कौन से परीक्षण को क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करना है। तो बुद्धि परीक्षण का जो अंतर्भाव है या फिर अभिभाव है, ये सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ, इसका शोध हुआ अमेरिका में। अमेरिका में हुआ। बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम में व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर एवं उनमें उसमें निहित विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे नया वर्ड आया आपके लिए, बुद्धि लब्धि, ज्याला आपण बुद्धि गुणांक म्हणतो। ओके, बुद्धि लब्धि आपके लिए नया वर्ड आया यहाँ पर। बुद्धि लब्धि का मतलब है बुद्धिमत्ता। हाँ, बुद्धिमत्ता, कौन किती बुद्धिमानिया है उसका यहाँ पर सर्च करना। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जिसको कहते हैं ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। अब ये जो बुद्धि लब्धि है ये सिर्फ अंकों में नहीं आती है। जैसे कि मैं कितना होशियार हूँ, अंकों में देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इंटेलिजेंस का वो घंटे की आकार की तरह होता है। वैसे कौन कितना बुद्धिमानी है अंकों में देखेंगे तो हम 0 से लेके 140 के ऊपर हम बुद्धि गुणांक या फिर बुद्धि लब्धि को देखते हैं। बराबर, तो ये सिर्फ अंक है क्या, नहीं,
इसको अंक के माध्यम से जाहिर किया जाता है कि वो सामान्य बुद्धि वाला है, मध्यम बुद्धि वाला है, या फिर कुशाग्र है, हाँ, या फिर मंद बुद्धि वाला है। ये संकेत करने का काम बुद्धि लब्धि करती है। फिर ये बुद्धि लब्धि आप में कितनी है, कैसा है, ये देखने के लिए हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण का मतलब टेस्ट लेते हैं कि आप में कितनी बुद्धि है, और फिर उस हिसाब से आपको उस कैटेगरी में डाला जाता है कि आपके पास कितनी बुद्धि है, या फिर बुद्धि लब्धि है। तो हर एक इंसान के कार्य को देखने के लिए हम क्या लेते हैं, परीक्षणों का इस्तेमाल करते हैं, और इन परीक्षणों द्वारा व्यक्ति के समक्ष विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है कि उनके बौद्धिक कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके। बुद्धि परीक्षणों को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये जो बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट जो है या फिर कसौटियां हैं, इनको मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा जाता है, 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक यानी हर एक अकेले व्यक्ति का लिया जाने वाला परीक्षण, टेस्ट, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा है ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसको हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। बराबर। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में अकेले इंसान का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। अब वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो है, ये परीक्षण एक ही समय एक ही व्यक्ति का लिया जाएगा। बराबर। साथ ही इसका आरंभ जो किया गया है वो मनोवैज्ञानिक बीने द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मनोवैज्ञानिक बीने द्वारा। बीने द्वारा। हेलो सर। तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो है ये किसके द्वारा किया गया है? चर्च बीने द्वारा किया गया, जो अल्फ्रेड बीने कहते हैं हम, इसीलिए तो बीने को यहाँ पर क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं। बीने द्वारा निर्मित इस परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया। जो बीने ने सर्च किया था उसका संशोधन किसने किया? साइमन ने किया। संशोधन का मतलब है रिसर्च करना, हाँ, दोबारा शोधना, खोजना, हाँ, शोध करना। इसलिए इस परीक्षण को बीने साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। दोनों ने मिलकर किया थे। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण को भी मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। फिर वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण, पहला है वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है? देखो, वैयक्तिक भाषा परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये किस तरह का परीक्षण होगा? वैयक्तिक पर्सन, 1%। बौद्धिक, वैयक्तिक तो है, भाषात्मक है। भाषात्मक में है ना, इसमें क्या होगा? इंटरव्यू होगा, फिर अपन को निबंध परीक्षा लेखन। मांगेंगे। इंटरव्यू, हाँ। यस, यहाँ पर वैयक्तिक, यहाँ पर क्या किया जाता है? मौखिक परीक्षा ली जाती है, जिसे हम साक्षात्कार भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? साक्षात्कार करना। तो ये जो भाषा का प्रयोग करके हम लिए जाता है ये, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? जो अमृत बुद्धि है, उस अमृत बुद्धि का हम परीक्षा लेते हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वैयक्तिक भाषात्मक का, ये उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। उसको लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर उसके सामने गोला या गुना का चिन्ह बनाकर या रेखांकित करने देने पड़ते हैं। इससे संबंधित कुछ परीक्षण निम्न होते हैं। अब ये जो है ना, भाषात्मक परीक्षण, ये साक्षात्कार नहीं है,
पहले समझ लो, अभी जो मैंने कहा ना साक्षात्कार, ये साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू, वो नहीं है। यहाँ पर देखो, इसको पेपर पेंसिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखकर आपके सामने जो कुछ दिया क्वेश्चन आंसर है, उसके आंसर के बारे में आपको गोला करके लिखना है। जैसे कि हम OMR शीट का इस्तेमाल वगैरह करते हैं, तो कई बार चिन्ह बनाकर रेखांकित कर कर हमें उसके आंसर देने पड़ते हैं। तो ये पेपर पेंसिल टाइप क्वेश्चन है। कैसे है? पेपर क्वेश्चन टाइप का जो परीक्षण है, वो इसको पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। तो ये वाले टाइप में वैयक्तिक जब हम भाषात्मक परीक्षण लेते हैं, तो इसके संबंधित कौन कौन से टेस्ट हैं? तो सबसे पहला आता है बिने साइमन का बुद्धि मानक परीक्षण। इसका आता है बिने साइमन का बुद्धि मानक परीक्षण। तो ये 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए था, या फिर 3 से 15 वर्ष बाद। प्रत्येक वर्ष के बालकों के लिए 5 प्रश्न या फिर 5 कार्य थे, पर 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 ही प्रश्न थे। 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं थे। ये जो बनाया है बीने साइमन ने बुद्धि मानक परीक्षण, उस परीक्षण कितने साल के बच्चों के लिए था? तो क्वेश्चन किस तरह से आता है अभी बोल रहा हूं मैं यहाँ। तो क्वेश्चन जब जनरेट होता है, तो वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण में या फिर बीने साइमन के बुद्धि मानक परीक्षण जो है, वो कितने साल के बालकों के लिए है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितने हैं आंसर? 3 से 15 वर्ष। 3 से 15 वर्ष के लिए बालकों के। प्रत्येक बालकों हाँ। के प्रत्येक वर्ष के बालकों के लिए कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न। 5। 4 वर्ष के बालक के लिए कितने प्रश्न है? 4 ही है। 4 वर्ष 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कितने प्रश्न थे? नहीं थे, एक भी नहीं थे। कुछ एक भी 0 प्रश्न नहीं था। नहीं तो थे। इस तरह से बिने साइमन का बुद्धि मानक परीक्षण यहाँ पर समाप्त होता है। तो उसके साथ स्टैनफोर्ड बिने का बुद्धि परीक्षण था। इसका स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। अभी यह स्टैनफोर्ड बिने मानक क्रम, जो मानक्रम दिया है, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मानक्रम यानी अनुक्रम जो कहते हैं ना उसे, वो तो यह मानक 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। इनमें कुल 90 प्रश्नावलियां हैं, 90। तो सैनफोर्ड बिने का बुद्धि परीक्षण किन या फिर कितने साल के बालकों के लिए है? 2 से 14। 2 से 14 इसमें कुल मिलाकर कितनी प्रश्नावली या फिर प्रश्न है? 90 90। इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? सैनफोर्ड बिने का स्टैनफोर्ड बुद्धि बिने। स्टैनफोर्ड बिने मानक क्रम। बराबर, स्टैनफोर्ड बिने बिने मानक मानक क्रम के क्रम नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। यस, वेरी नाइस। तो उसके साथ साथ वैयक्तिक, अभी जो हमने देखा था वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण, वैयक्तिक भाषा परीक्षण में 2 परीक्षण आते हैं। परीक्षण का मतलब टेस्ट होता है, और उसमें बिने साइमन और दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने का बुद्धि परीक्षण। ये 2 परीक्षण या फिर टेस्ट यहाँ पर आते हैं। फिर वैयक्तिक क्रियात्मक जो परीक्षण है, वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण, इस परीक्षण का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है। देखो, वैयक्तिक क्रियात्मक यानी ये क्रियात्मक का मतलब यहाँ आ गया एक्टिविटी बेस्ड, बराबर। अब इस परीक्षण का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जिनके द्वारा मृत बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा विधि में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों से कुछ समस्या पूर्ण कार्य करने के लिए कहा जाता है। तो ये पूरी कैसी हुई? एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट हो गई, बराबर। इसके लिए दिए गए जो टेस्ट हैं, उनमें से सबसे पहली टेस्ट आती है पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण। क्या बताया मैंने? क्या नाम बताया टेस्ट का? पोर्टियस भूल-भुलैया पोर्टियस परीक्षण। भूल-भुलैया परीक्षण। यह परीक्षण कितने साल के बालकों के लिए है?
3 से 14 तक। वेरी नाइस। साथ ही ये कोर्टियस भूलभुलैया कोर्टियस परीक्षण है। भूलभुलैया यहाँ पर एक्टिविटी है, आपको भूलभुलैया पता होगा ना, ऐसे कुछ गोल हाँ। किया जाता है। हाँ, फिर यहाँ जी पे एक सर। लड़का या फिर कोई चीज दिखाई जाती है और फिर कहा जाता है कि यहाँ अमुक अमुक घर है या फिर कोई चीज है, तो ये कैसे पहुंच जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बराबर है। हाँ। तो फिर हम इसमें से ऐसा ऐसा करके हम जाते हैं। ये आपके जो नोटबुक वगैरह होते हैं, देखो उसके लास्ट के पेज पे ऐसे बुलबुलैया वाले डायग्राम दिए जाते हैं। यस, बराबर ना। यस सर। इस बुलबुलैया से क्या होता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं और उसके पास कितनी समझ है, समझ ब्रेन में शार्प होता है। आता है। इसके बाद आता है वेस्लर वैल्यू परीक्षण। वेस्लर वैल्यू, इस परीक्षण का निर्माण 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया। क्या नाम है इस परीक्षा का? वेस्लर वैल्यू परीक्षण। कितने साल के लिए है, कितने साल के युवकों के लिए? 10 से 60 वर्ष तक। 10 से 60 वर्ष तक। वेरी नाइस, 10 से 60 वर्ष तक 60 के वर्ष बालकों तक। के लिए है। और इसके बाद आता है नया, जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। हम क्या करते हैं, इसमें समूह से लेते हैं। यह परीक्षण एक समय अनेक व्यक्तियों का लिया जाता है, जिसको हम पूरा ग्रुप टेस्ट भी बोलते हैं या फिर क्लास टेस्ट बोलते हैं, बराबर। जिसमें पूरे क्लास का या फिर पूरे जितने भी व्यक्ति हैं उनका एक ही साथ लिया जाने वाला एग्जाम, बराबर। जिस तरह से हम टीटी का या सीडीटी का लेते हैं एक ही वक्त। हाँ, लेकिन ये बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इसका जो आरंभ हुआ इस परीक्षा का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ हुआ? अमेरिका अमेरिका में। बराबर। तो इस बुद्धि परीक्षण का भी विकास हुआ पूरा अमेरिका में, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का भी विकास हुआ अमेरिका में। यहाँ की सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही उनको सेना में सैनिकों, अफसरों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। इस परीक्षण को भी मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ये दूसरे महायुद्ध के दौरान किया गया है। और ये जो दूसरा महायुद्ध था, इस वक्त अमेरिका को या फिर वहां के बाकी के देशों को, जैसे कि फ्रांस वगैरह है, तो वहां के देश के लोगों को ये सैनिक कम पड़ रहे थे, और सैनिक कम पड़ रहे थे तो सैनिकों को लेना था, सैनिकों को जॉब पर लेने का था। तो फिर उनको कैसे लें, कौन सी सिस्टम का इस्तेमाल करें, कौन सी टेस्ट ले, इस वजह से इस सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण होगा। सैन्य भर्ती करते वक्त सैनिकों की योग्यताएं, उनकी एबिलिटीज, इनको चेक करने के लिए उसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए और उनकी तरह से उसी तरह के जो सैनिक थे चयन किए गए। और इस सामूहिक बुद्धि परीक्षण में 2 भागों में इसको विभाजित किया है। पहला है सामूहिक भाषा परीक्षण और दूसरा है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण और सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। वेरी नाइस। तो चलो देखते हैं हम इनके में कौन कौन से ऐसे परीक्षण आते हैं। ध्यान देकर देखो, क्वेश्चन अच्छी तरह से आएगा आपको। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण में फिर यहाँ पर 2 आते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण, इसका प्रयोग केवल मनुष्य, शिक्षित मनुष्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, साक्षर मनुष्य के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? तो आर्मी अल्फा के नाम से जाना जाता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से बनता है, आर्मी अल्फा परीक्षण किन लोगों के लिए लिया जाता है? शिक्षित। वेरी नाइस। आर्मी अल्फा जिस तरह से केवल शिक्षित लोगों के शिक्षित। लिए किया जाता है, उसी तरह से आर्मी बीटा भी लिया जाता है। ये आर्मी अल्फा शिक्षित के लिए होगा, तो आर्मी बीटा किसके लिए होगा? शिक्षित। अशिक्षित। अशिक्षित। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उसी को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सामूहिक भाषात्मक परीक्षा, जिसमें आर्मी अल्फा है। इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के लिए किया जा रहा है। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा,
अब ये जो सेना सामान्यीकरण वर्गीकरण परीक्षा है, इस परीक्षण में सैनिकों को 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। उनमें होता है शब्दावली, बराबर, फिर आता है गणित, और फिर आता है वस्तु एवं गणना या फिर वस्तुओं की गणना। इन संबंधी समस्याओं को रखकर आपको सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण लिया जाता है। जिसको जितने मार्क्स ज्यादा, उस हिसाब से उसको उसी वर्गीकरण में डाला जाता है। फिर आता है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षा। सामूहिक क्रियात्मक, यहाँ पर क्रिया यानी एक्टिविटी रहती है, और एक्टिविटी एक्टिविटी बेस्ड। जो निरक्षर लोग रहते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन लोगों के लिए सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है। आर्मी अल्फा हमने देखा, किसके लिए था आर्मी अल्फा? शिक्षित के लिए। और आर्मी बीटा किसके लिए रहेगा? जो अशिक्षित लोगों के लिए अशिक्षित रहेगा, के लिए। जिनको अंग्रेजी नहीं आता है, समझते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आर्मी बीटा लिया जाता है। अगला है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, और तीसरा है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। शिकागो कौन पढ़ेगा, पढ़ो उसको। यह 13 वर्ष की आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। वेरी नाइस। कितने साल के बच्चों के लिए है ये? 13 वर्ष के। 13 वर्ष के बच्चों के लिए। यस। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण का नाम क्या है? इस शिकागो क्रियात्मक वेरी नाइस, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। परीक्षण और ये परीक्षण किसके लिए उपयुक्त है ये? बालकों की। बराबर। बालकों, कौन से बालकों की? 13 वर्ष के बाद 13 वर्ष के बालकों के। वेरी नाइस, 13 वर्ष की बालकों की। अगला है मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। अब देखो, ये यहाँ पर आपका जो बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण की जो कसौटियां थी, शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक, और फिर उसमें वैयक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये टॉपिक खत्म होता है। अब यहाँ पर आ गया नेम का नया मेंटल एज एंड फिजिकल एज। अब ये जो बुद्धि परीक्षण है यानी इंटेलिजेंट टेस्ट है, ये जो टेस्ट है ये मानसिक आयु यानी मेंटल एज पे डिपेंड करती है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है, बराबर, कि कौन कितना होशियार है, कितनी पर्सनालिटी अच्छी है, ये सब तय करता है बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट। फिर अगला पढ़ो, कौन पढ़ता है इसको, थोड़ा पढ़ो। हेलो पढ़ो थोड़ा इसको, हेलो। पढ़ो। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों। हेलो सर। हाँ पढ़ो पढ़ो। पाश्चात्य पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रामाणिक मापन की विधियों की खोज की। हाँ, खोज किए। और पढ़ो आगे, पूरा पढ़ो। इस संदर्भ में सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक वुंट का नाम आता है, जिसने वर्ष 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ये उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिकी जैसे मानसिक कार्यों को माना। उन्होंने इन कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए और उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। वेरी नाइस। अभी ये जो बुद्धि परीक्षण है, ये बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व की जो हमारी विशेषताएं हैं उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं। कौन कितना होशियार है, कौन किससे अलग है तो और कितना अलग है, ये देखने के लिए हम इंटेलिजेंट टेस्ट का आयोजन करते हैं। कि जितने भी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बुद्धि के प्रामाणिक मापन की विधियों की खोज की। अगर हम इसके पहले देखेंगे तो बुद्धि किसके पास कितनी है, ये अगर इसका इतिहास देखेंगे या फिर पढ़ेंगे तो हमें हंसी आएगी। यहाँ पर इस शब्द का उपयोग क्यों किया गया पता है? बुद्धि के प्रामाणिक मापन की विधियों की खोज। ये शब्द को अगर हम थोड़ा गहराई से देखेंगे तो हमें आगे हंसी भी आएगी। तो ये 19वीं सदी में लगे हुए नए नए खोज हैं कि किसके पास कितनी बुद्धि है क्या है, तो है वो कितनी खंडात्मक है, उसका फैक्टर एनालिसिस किस तरह से करना है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे सिद्धांत हुए,
बहुत सारे सिद्धांतों ने अपने अपने हिसाब से बुद्धि में कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं, घटक हैं, बताया। लेकिन नापेंगे कैसे कि किसके पास कितनी बुद्धि है? ये जब इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं आए हुए थे और इसका इतिहास देखेंगे 18वीं और 19वीं सदी में, तो 18वीं सदी में जो हाल था, तो उनका हाल ये था कि किसके पास कितनी बुद्धि है। तो जिसका सर बड़ा वो बुद्धिमान। और इतना ही नहीं, तो इन लोगों ने, इन मनोवैज्ञानिकों ने 5-5, 10-10 हजार लोगों को स्टडी कर कर, उन पर रिसर्च करके ये सिद्ध किया कि जिसकी बुद्धि बड़ी, जिसकी दिमाग बड़ा, सर बड़ा, सर की खोपड़ी बड़ी, वो सबसे बुद्धिमान है कि नहीं अजीब? फिर एकले सर ने कहा, हाँ ये एक अजीब बात, नहीं सर, ये अजीब नहीं, ये तो महाजीब है। ऐसे कहाँ होता है? कोई कोई लोग बगैर सर बड़े होते हैं फिर भी बुद्धिमानी होते हैं। तो उसने अपोज किया कि नहीं, सिर्फ सर बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जो हमारा माथा है, जिसको हम फोरहेड बोलते हैं, माथा, और ये माथा जिसका बड़ा वो बुद्धिमानी। देखो, अजीब बात है। किसी ने कहा सर बड़ा है तो वो बुद्धिमानी, किसी ने कहा सर नहीं सर, जिसका माथा बड़ा होता है वो बुद्धिमानी। फिर किसी ने कहा जो हमारे गाल गुबरालू होते हैं, हाँ क्या होते हैं, जो एकदम क्या बोलते हैं उसको, फुगीर फुगीर। हाँ हाँ, तो वो टाइप वाले जो गाल होते हैं, वो जिसके बड़े, वो बुद्धिमानी। तो मुझे बताओ, इसमें कुछ लॉजिक है? इसमें कुछ अलग सा है? नहीं। तो यहां तक यह स्टोरी नहीं रुकती है। तो लेवेटर नाम का एक जो मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने 5,000 कौटियों का परीक्षण किया, और वो कौटियों का परीक्षण करके उसने ये तय किया कि जिसका कौटी जो होती है, बड़ी होती है साइज में, वो बुद्धिमानी। वाह! यहाँ तक उसको अपोजिट करने के लिए एक नए बादशाह आए और उन्होंने कहा हमारी जो हाथ की उंगली है, राइट साइड, राइट हैंड की जो सबसे बड़ी बीच की जो उंगली है, बड़ी बीच की उंगली, और उससे जो ज्यादा देर तक वजन उठाएगा वो बुद्धिमानी। है क्या नहीं? है क्या इसमें कुछ प्रामाणिकपन? है क्या नहीं वस्तुनिष्ठता? सर। आपको क्या सही है लगता है सही है। इनकी विधि सही थी? इनकी विधि यहाँ गलत सही थे? नहीं सर। गलत। हाँ। तो फिर पाश्चात्य सर मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रामाणिक मापन की विधियों की खोज की। क्योंकि तो ये जो बताए जा रहे थे कि जिसका सर बड़ा है, जिसका फोरहेड बड़ा है, जिसके गाल गुबरालू हैं, हाँ, जिनकी कोठियां बड़ी हैं, यहाँ तक कि जिनके राइट हैंड का जो मेन उंगली है बड़ी, उससे जो ज्यादा वजन उठाएगा वो ज्यादा बुद्धिमानी, ये किसी को भी लॉजिकल नहीं लग रहा था। और फिर यहाँ से शुरू सिलसिला हुआ 19वीं सदी में, जो मानसिक आयु नामक कंसेप्ट आई। और ये कंसेप्ट जो थी, या फिर इस पर कार्य करने के लिए सर्वप्रथम कार्य किया गया, वो मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट, जिन्होंने 1879 में जिन्होंने 1879 में जर्मन के लाइफ लीजिंग में बुद्धि के बारे में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रयोगशाळा स्थापन केली कोणी केली? विल्यम वुंट यांनी, बरोबर? विल्यम कधी वोंट कधी कधी केली? 1879। 1879. 1879 मध्ये 1979 मध्ये. कुठे केली? कुठे केली? जर्मन जर्मन. जर्मन के लाइफ लीजिंग शहर में। हाँ, जर्मन के लाइफ लीजिंग शहर में उन्होंने इस प्रयोगशाला की स्थापना की, और उन्होंने बताया कि बुद्धि पर प्रयोग किया जा सकता है, बुद्धि में बहुत सारे कंसेप्ट हैं और उसकी तुलना भी की जा सकती सर है। जर्मन में कहाँ सर? हाँ, जर्मन में कहाँ बोले? लाइफ लीजिंग। सर और एक पढ़ा था मैंने 7th 8th में, ज्याच्या मेंदूच्या, हॅलो, हाँ बोलो बोलो। मराठी में था, सायन्स मध्ये वाचलो होतो आम्ही 7वी 8वी ला असताना, हाँ हाँ ज्याच्या मेंदूच्यावर जास्त सुरकुत्या असतात तो फार बुद्धिमान, हाँ हाँ। असं वाचायला मिळालं. वो सही भी है सर। उसके बारे में क्या है? हाँ
उसके हाँ। बारे में मैं बताता हूँ। जो सुरकुत्या बोलने से हम क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल सिस्टम में अगर बताएंगे तो वलय आते हैं, वलय। जैसे कि हाँ बराबर। हाँ, खून की गठोलियां होती है ना, जो ऐसे सर्कस्टम आते हैं, तो वो क्या होता है, हर एक को अपना एक अनुभव आता है हर एक चीज में, और उस अनुभव की तरफ ब्रेन में एक लेयर जमा होता है, और वो वलय ही कहलाता है कि आप कितने बुद्धिमानी है। और ये जो प्रयोग था या फिर किया गया, वो थोड़ा करीब भी था हमारे इस प्रयोग के, वो सही भी था। लेकिन लेकिन बोल रहा हूं मैं, लेकिन 1800 के बाद 19वीं सदी आई, तो प्रयोगशाला आ गई ना, तो हम रिसर्च करने लगे, और रिसर्च के दौरान हमने उसको कौन कितना बुद्धिमानी है इसके बारे में परीक्षण किया। अब यहाँ कसौटियों का इस्तेमाल किया, और फिर ये कसौटियों के ऊपर से कौन कितना बुद्धिमानी है, जिसके अंक आते हैं वो अंक पर से हम तय करेंगे। लेकिन इसमें कंसेप्ट अब यहाँ क्या आ गई कि मानसिक जो क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताओं में क्या क्या आता है कि हमारा सोचना होता है, हम जो डिसीजन लेते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है, जो तर्क होते हैं, ऐसे जो क्रियाएं हैं, इनके बारे में सोचना शुरू हो गया। और ये सोचने का काम इस विलियम हुंट ने किया, जर्मन की लाइपलिजी में। और उन्होंने कौन कैसे सोचता है देखो, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया। अब यहाँ पर वो आपका ये सब्जेक्ट निकला है, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उन्होंने एक प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया पता है? एक अंधेरी डार्क रूम बनाई, अंधेरी डार्क रूम जो बड़ी घनी अंधेरी थी, और उस घने अंधेरे रूम में जाने से पहले एक दो अलग अलग लोगों के आंखों पर पट्टियां बांधी, और उनको कार में बिठाकर बहुत घुमा घुमा कर लाकर उनको इस डार्क रूम में छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उनके आंखों की पट्टी निकाली गई। जैसे उनकी आंखों की पट्टी निकाली गई, वैसे उनमें का एक व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, और बहुत ही घबरा रहा था। दूसरा आराम से शांत बैठ के सोच रहा था, उसको अच्छी फीलिंग हो रही। बहुत देर ये सब चलने के बाद उस डार्क रूम में लाइट लगाई गई, और लाइट लगाने के बाद देखा गया तो वही थे लोग जाते हुआ, और एक दूसरे के सामने भी थे। और इससे उन्होंने एक तय किया कि जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं उसी पर सब हम तय करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि बुद्धि के ऊपर जो वलय आते हैं ना, वो वलय इसी अनुभव से आते हैं। वो अनुभव क्या होता है कि बहुत लोग अपनी परेशानी में होते हैं, अपने अपनी दिक्कतों में होते हैं, कहीं ऐसी साइलेंट जगह चाहते हैं। तो उसका अनुभव कैसा था? साइलेंट जगह में रहना। और इसको क्या था कि ऐसे अनेक काले गंधेरे अंधेरे में लाके छोड़ा, वो डर गया कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा, डरना। यानी एक को डर लगा, एक को अच्छा लगा। तो इसी प्रयोगशाला से ये भी यहाँ पर तय हुआ कि हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग आ सकता है। एक ही सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग व्यक्तियों का अनुभव अलग अलग आ सकता है। तो इसी वजह से जो मेंटल एज है या फिर मेंटल एज को नापा गया, मानसिक आयु या फिर मानसिक एज, जिसको हम मेंटल एज बोलते हैं, उस पे इसकी स्टडी की गई। और इस कार्य संबंधी, इन कार्यों को संबंधी अनेक प्रश्न तैयार किए गए, और अनेक बच्चों को दिया गया और आजमाया गया कि किसके पास कितनी बुद्धि है। और ये आजमाते वक्त, ये आजमाना या आजमाते वक्त इस परीक्षण के अनुसार जो बालक अपनी आयु के निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है, वह सामान्य बुद्धि का होता है। अब आपको यहाँ पर मेंटल एज की संकल्पनाओं को समझाता हूँ। मेंटल एज क्या होती है? टू टाइप ऑफ एज। एक होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज, और जिसको हम फिजिकली एज भी बोलते हैं, बराबर। यानी मेरे जन्म के बाद मैं कितने साल का हुआ हूँ, उसको हम फिजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। सही है? राइट? राइट? यस और नो? यस यस। दूसरा है, दूसरा है मेंटल एज। दूसरा है मेंटल एज।
अब आपको पता होगा, आप सब टीचर हैं, आप एक आध बच्चा आपके स्कूल में ऐसे होता है कि वो 12 साल का होता है। कितने साल का होता है? 12 साल। 12 साल यानी वो कौन सी कक्षा में होना चाहिए? छठी कक्षा में होना चाहिए। छठी कक्षा में होगा। 12 साल का यानी छठी कक्षा का होगा, बराबर। इट इज राइट आंसर, वो छठी कक्षा में ही होगा। हाँ, आपके समझ में आया कि ये छठी कक्षा के लायक नहीं है, ये तो 8वीं कक्षा के भी क्वेश्चन आंसर झटपट देता है। तो भी उसने आपने क्या किया, एक वर्ग से उसको प्रमोट किया। ऐसे पहले करते थे, देखो याद है क्या? आपने किया होगा, या फिर आपके वर्ग जी में जी क्लास में बराबर। भी ऐसे आपके टीचर ने किया होगा। यस और नो? किया होगा ना? यस यस यस। क्यों करते हैं आप ऐसा? ऐसा क्यों करते हैं आप? कारण त्या मुलाची ॲबिलिटी बघून हाँ, त्याची उत्तर एबिलिटी, देण्याची किस चीज की क्षमता एबिलिटी बघून देखी आपने? किस चीज की एबिलिटी देखी? बुद्धि की। यस बुद्धि यस, उसकी मेंटल एबिलिटी आपने देखी, और मेंटल एबिलिटी आपको लगी कि इसकी छठी कक्षा की नहीं है सर, इसकी 8वीं कक्षा की लग रही है। देखो, अब हम मेंटल एज को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गई, मानो आपका काम हो गया। अब ये बच्चा छठी क्लास की उम्र का तो है, यानी वो 12 साल का है, लेकिन वो 8वीं कक्षा के जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो दे रहा है, यानी उसके पास 8वीं कक्षा की एबिलिटी है। 8वीं कक्षा यानी कितना हो गया? मानो 6 में 2, 12 में 2 जोड़ दो, हो गया 14 साल, 14 बराबर। यानी 12 साल का लड़का अगर 14 साल के लड़के की टेस्ट देता है तो उसका मेंटल एज कितना हो गया? मेंटल आयु यानी मानसिक आयु कितना हो गया? 14 हो गया। वेरी नाइस। मेंटल एज यानी जो उम्र में है, जो कक्षा में है, वो कक्षा का आना। अगर कोई बच्चा तीसरी कक्षा में है तो उसकी फिजिकल एज कितनी होनी चाहिए? क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होनी चाहिए? 8 वर्ष तीसरी कक्षा को है, तीसरी, 6 + 3 9 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और 9 है और उसको तीसरी का ही सब कुछ आ रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो गई? 9 ही हो गई। वेरी नाइस। जितनी उसकी फिजिकल एज है उतनी ही उसकी मेंटल एज हो गई। कंसेप्ट क्लियर? अब कोई बच्चा, कोई बच्चा 8वीं कक्षा में है। कितनी कक्षा में? 8वीं। 8वीं कक्षा यानी उसका एज कितना हो गया? क्रोनोलॉजिकल एज 14। लेकिन ये लड़के का हाल क्या है कि ये लड़का 8वीं कक्षा की जितने भी कुछ टेस्ट हैं ये सॉल्व नहीं कर सकता, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो छठी कक्षा के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको वो अच्छी तरह से सॉल्व करता है और समझता भी है। तो उसकी मेंटल एज कितनी हुई? मेंटल एज कितनी हुई? वेरी नाइस। आपको समझ में आया मेंटल एज और फिजिकल एज? यस यस। अब आप व्याख्या करो, मेंटल एज किसको कहेंगे और शारीरिक एज किसको कहेंगे? चलो बताओ, बताओ जल्दी से। शारीरिक एज किसको कहना है? मानसिक आयु किसको कहना है? आएगा, गलती होती है तो होने दो, बताओ जल्दी से। सर शारीरिक एज हम जन्म से लेके कितने साल के हुए उसको कहते हैं, हाँ, और बुद्धि का विकास कितना हुआ है, कितने अच्छी तरह से हुआ, उसे हम मेंटल एज कहते हैं। यस करेक्ट। अब ये मेंटल एज और शारीरिक एज है, इनके लिए भी कुछ ना कुछ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मेंटल एज में 2 वर्ड्स आते हैं, मेंटल और एज। उसको एमए के नाम से जाना जाता है मेंटल एज को। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल एज, उसको कहा जाता है सीए। हाँ, क्या कहा जाता है? सीए, बराबर। तो ये जो मेंटल एज है
ये मेंटल एज होती है, जितने साल के तुम हो उतने साल से कितने साल का तुम सॉल्व कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल एज अगर 12 साल है तो आपकी मेंटल एज ही 12 साल होगी, ऐसे नहीं होता। एक तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और उतनी भी रह सकती है। तो बालक अपनी आयु स्तर के ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है तो वह सर्वोच्च बुद्धि का होता है। जो अपनी आयु के बालकों के लिए निर्धारित प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाता वह निम्न बुद्धि का होता है। उपर्युक्त मनोवैज्ञानिकों के बाद सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि के प्रयोग का सुझाव किया। किसने किया? विलियम स्टर्न ने। अब देखो यहाँ पर एक व्याख्या फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं। विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला बनाया। और वो सबसे पहले फॉर्मूला किसने बनाया? ये हाँ, किसने बनाया? विलियम स्टर्न ने बताया या फिर बताया। बराबर। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल कैसे करें, कैसा करना है, कौन कौन से वर्ड्स लेना है, इसके बारे में सबसे बड़ा प्रयोग या फिर सबसे बड़ी हासिलता जिसने की वो है विलियम स्टर्न। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस उन्होंने बताया। तो देखो कौन सा बताया उसने पहले? मानसिक आयु। मानसिक आयु ये बताता है ना विलियम स्टर्न ने, तो उसका मैं बता देता हूँ, मैं खुद बता उसका है MA अपॉन CA। ये फार्मूला उसने बताया, ये फार्मूला उसने बताया। क्या आएगा? IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA। अब इसको बोलो, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु, इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। आया समझ में? और ये विलियम स्टर्न ने सूत्र दिया। लेकिन हुआ क्या, ये जब जब सॉल्व किया हमने तो इसके क्वेश्चंस जो है, आंसर जो है, वो पॉइंट में आने लगे। किस चीज में आने लगे? पॉइंट में। पॉइंट में आने की वजह से उसकी सैकड़ेवारी निकालने नहीं आ रही। इसीलिए इस फॉर्मूले को गुना किया, जैसा है वैसा रखकर IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA, इसको गुना किया। कितने से किया होगा? 100 से। 100 से। तो 100 से करने की वजह से उसका आने वाला आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा। और ये जो शोध करता है जाता है टर्मन को। किसको जाता है? टर्मन। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो सूत्र बनता है IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ये व्याख्या, ये फॉर्मूला किसने बताया? टर्मन ने। टर्मन। ये काम बताना किसी टर्मन। ऐसा फॉर्मूला बनाना आसान है क्या? आसान है क्या? नहीं सर। कैसा है? नहीं सर। नहीं सर, आसान नहीं है तो कैसा है फिर? मनोवैज्ञानिक है ना, उन्हें करना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक है, हार्ड है। ये एक आम आदमी का काम नहीं है, ये हम जैसे टर्मणों का काम नहीं है। इसीलिए किसका काम है? टर्मन का काम है। टर्मण टर्मन का काम। आणि टर्मन को रिलेशन करो और उसको याद रखो। ये वाली व्याख्या, ये वाला फॉर्मूला बनाया टर्मन ने, क्योंकि ये किसी टर्माले लोगों का काम नहीं था। बराबर। IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। 100। ये वाली व्याख्या उन्होंने बताई। और सर्वप्रथम इसका शोध किसने किया? तो प्रथम विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न।
मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि क्लास अगर एक बार लॉक होती है तो उसको अनलॉक बाद में नहीं करेंगे, फिर भी आप लोग समझते नहीं है। ओके, तो ये जो व्याख्या दी गई, फॉर्मूला दिया गया, ये स्टर्न का था, जिसमें आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इतना ही था, लेकिन उसको इंटू 100 किसने किया? किसने किया? टर्मन ने हाँ, मेरा मत स्टरमन नाम ने। लो, मेरा मत नाम लो। किसके का काम था वो? टर्मन का काम। स्टरमन का। यस, टर्मन का काम था। तो ये व्याख्या को देखेंगे हम थोड़ा और गहराई से, मानसिक आयु, और इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर हम देंगे, उससे आपको एज भी निकालनी है, सब कुछ करना है। अब मानसिक आयु जो है किसी व्यक्ति का, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन की विधि को मानसिक आयु कहते हैं। सर पूरा पढ़ो। हाँ ना, उदाहरण। उदाहरण, यदि कोई 6 वर्ष का बालक 6 वर्ष 15 का। वर्ष के व्यक्ति 6 वर्ष का बालक 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रहता है या सोचता है, तो 15 वर्ष उस बालक की मानसिक आयु होगी। वेरी नाइस। तो मानसिक आयु के बारे में मैंने जो भी संज्ञा आपकी दी थी वही यहाँ पर दोहराया है। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इस माप की विधि को मानसिक आयु कहते हैं। कम हुआ कि ज्यादा हुआ, या फिर उतना ही है जितना शारीरिक आयु है। तो इसके उदाहरण अगर हम देखेंगे, यदि कोई 6 वर्ष का बालक 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है या सोचता है, तो वो 15 वर्ष की बालक की मानसिक आयु होगी, क्योंकि वो 15 साल का सोचता है। लेकिन उसकी आयु कितनी है? क्रोनोलॉजिकल एज कितना है उसका? 6 सर। 6 से 15 6 तक। है, लेकिन वो 15 साल के लड़कों की तरह सोच रहा है, तो फिर उसकी बुद्धि ज्यादा होगी ना। यस सर। कितनी होगी बुद्धिमत्ता? कार्ड निकाल सकते 15 क्या? वर्ष के। देखो, पन- IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA हाँ इंटू 100। अभी रखकर उसको सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। इसको रखो। बालक, यदि कोई बालक 6 वर्ष का बालक, अब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हो गई? IQ इज इक्वल टू, रखो आंकड़े रखो, कितने हो गए? IQ इज इक्वल टू MA की जगह पे कितना आंकड़ा आएगा? 15/6। 15 अपॉन 15/6। 6। वेरी नाइस। तो करो इंटू 100, आ गया क्या? कितना आ गया? हो रहा है कि नहीं? सॉल्व करो सॉल्व। हाँ, मेरे हिसाब से पॉइंट में नहीं आना है। आएगा क्या पॉइंट में? हाँ सर, 250। हाँ। हाँ, 250 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 100 नहीं था, इंटू 100 नहीं था, तब उसका जो आंसर आता था ना, वो पॉइंट में आता था, जैसे आप बता रहे हो वैसे। हाँ, अक्षर इसमें। तो इसकी आयु जो बन गई 250 हो गई। IQ इसका कितना हो गया? 250 हो गया, क्योंकि वो 6 साल का है, 15 साल के बच्चे को सॉल्व कर रहा है, तो आसान है क्या? नहीं। तो ये है मेंटल एज निकालने का सूत्र। आप देखो, मेंटल एज अभी जो है वास्तविक आयु या कालानुक्रम आयु। वास्तविक एज जो होती है, जिसको हम शारीरिक वय बोलते हैं, कालानुक्रम का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। आप देखो, यहाँ पर सूत्र दिखाकर उन्हें निकाला है। यह किसी भी मनुष्य, कौन पढ़ेगा क्या? पढ़ो, कौन पढ़ेगा? यह कौन पढ़ेगा? किसी भी मनुष्य की, सर मैं पढ़ू क्या?
पढ़ो पढ़ो। यह किसी भी मनुष्य की वास्तविक आयु होती है, अर्थात वह कितने वर्ष का हो गया है। उदाहरण स्वरूप 10 वर्ष का व्यक्ति जो 160 अंक लिया हुआ है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। बुद्धि लब्धि बरोबर 160, वास्तविक आयु 10। बुद्धि लब्धि IQ बरोबर मानसिक आयु इज काय खाली काय क्या बोलती सर नीचे का रहा तो अपॉन अपॉन भागिले अपॉन वास्तविक आयु गुणिले 100। तरमन के सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञान करने की विधि बताई। वेरी नाइस, अच्छा पढ़ते हैं। अब देखो, वास्तविक आयु या कालानुग आयु जिसको हम शारीरिक वय बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो देखना है, या फिर उसको किसको कहते हैं शारीरिक एज, वो हमें देखना है। यह किसी भी मनुष्य की वास्तविक आयु होती है, जो जिस साल का है, जन्म से लेकर जिस साल तक हुआ है उस साल को हम क्या कहेंगे, वो कितने वर्ष का हो गया है, उस एज को कहेंगे हम शारीरिक वय। क्या कहेंगे, वास्तविक वय, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हमने CA नाम दिया। बराबर। अगर हम किसी उदाहरण के स्वरूप देखेंगे तो एक 10 साल का व्यक्ति है। कितने साल का व्यक्ति है, 10 साल, 10 जिसका बुद्धि गुणांक या बुद्धि लब्धि कितना है, 160 अंक है। कितना है? 160 160 160। यस। उसकी मानसिक आयु क्या होगी फिर, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी, तो बुद्धि लब्धि कितनी है, 160 है। वास्तविक आयु कितनी है उसकी, 10 है। हमें हमें तो पता है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है, IQ इज इक्वल टू CA, IQ is equal to MA अपॉन CA इंटू CA। 100 अब रखो इसको, अब सॉल्व करके दिखाओ उसकी कौन सी आयु करनी है, मानसिक आयु क्या होगी बताओ। हाँ 16 कितनी हो गई, 16 16 16 यानी 16 आया। हाँ बराबर है, 16 आ गया। हाँ हाँ बराबर। तो ये जो निकालने का सर्वप्रथम जो सूत्र दिया, क्योंकि इसके पहले किसने दिया था, जिसमें 100 × 100 नहीं था, वो वाला फॉर्मूला किसने दिया था, विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने। क्या थी उनका फॉर्मूला क्या था, IQ is equal to MA upon CA। हाँ, लेकिन इंटू 100 नहीं था। नहीं था, थर्मन ने दिया। थर्मन ने दिया इंटू 1। हाँ, इंटू 100 किसने दिया, थर्मन ने। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का उद्गाता किसको कहा जाएगा, टर्मन को। थर्मन को। हाँ, टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि को बताया है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो ये आपको समझ में आएगा, या फिर आपको समझ में भी आया होगा कि अब तक आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं, टेस्ट सॉल्व किए हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे, उदाहरण देकर फॉर्मूला पूछा होगा। देख नहीं, 150 मार्क के पेपर में आया था कि नहीं आया था, अरे आया था कि नहीं आया था। हाँ, अब मानो आपने कहा कि यहाँ पर 16 मानसिक आयु आया है, या फिर IQ 160 आया है, 240 आया है, तो उसका हिसाब से किसको क्या कहेंगे, कौन कितना बुद्धिमानी है, कैसे कहेंगे, कैसे ग्रहित करेंगे। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे वितरण बनाए। वितरण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण था मेरिल और वेस्टलर का। किसका था, वेस्टलर और मेरिल का IQ वितरण तक था। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टलर का। किसका देखेंगे, वेस्टलर का। इस बात में बुद्धि लब्धि है IQ, और उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है, ये दूसरे बगल में देखेंगे। बराबर। अब हम जाएंगे नीचे से ऊपर। कहाँ से जाएंगे, नीचे से ऊपर। ऊपर। ऊपर आप बताओ मेरे को, नीचे का अंक कितना है,
कौन सा है और उसको कौन सी वाली उपलब्धि कहा जाए? 69 से नीचे 69 से नीचे नीचे क्षीण बुद्धि। एक एक पढ़ो, एक जन पढ़ो, एक जन। मैं पढ़ाऊँ सर? हाँ पढ़ो। 69 के नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि, 70 और 79 क्षीण बुद्धि, 80 90 मंद बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि, 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि, 130 या इससे ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि। बराबर। अब देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। रमेश के पास या फिर रमेश का बुद्धि लब्धि या बुद्धि गुणांक उसका 111 है, तो उसका वितरण किस तरह किया जाएगा? वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? 111 है, उच्च सामान्य उच्च सामान्य उच्च सामान्य बुद्धि। हाँ। गीता के पास या गीता का बुद्धि गुणांक बुद्धि लब्धि 132 है, तो उसकी वो कौन से हिसाब से होगी? प्रतिभाशाली अतिश्रेष्ठ बुद्धि प्रतिभाशाली। मोहन के पास 20, जिसको हम 20 बोलते हैं, उतनी बुद्धि लब्धि है, तो फिर उसका वितरण किस में जाएगा? निश्चित क्षीण बुद्धि में जाएगा। यानी ये जो वितरण दिया गया है, जो हम निकालते हैं IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100, इसका जब आंसर आता है, उस आंसर के हिसाब से उसके पास कितनी बुद्धि लब्धि है, ये देखने के लिए वितरण होना जरूरी था। इसीलिए सबसे पहले वेस्लर ने इस वितरण का निर्मित किया और उसने बुद्धि लब्धि और उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, और किसके पास कितनी बुद्धि होने के बाद वो कौन से स्तर में जाएगा, इसका निश्चित ऐसे उन्होंने वितरण बताया। और जैसे मनोवैज्ञानिक वेस्लर ने बताया, उसको थोड़ा चेंज करके मेरिल ने भी बताया। किसने बताया? मेरिल ने। अब देखो ये मेरिल का द्वारा है। अब इसको कौन पढ़ेगा? जो पहले जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। ये इसको पढ़ो तब तक। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो ना। 69 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि, 70 से 79 तक क्षीण बुद्धि, 80 से 89 तक मंद बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि, 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि, 140 या इससे ऊपर अतिश्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि। पढ़ा? हाँ सर पढ़ लिया। मुझे बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? मेरिल और वेस्लर में क्या फर्क है? कितने अंकों में फर्क है? ऊपर के 2 सर। यस, दो 140 120 और 140। यस यस। प्रतिभाशाली में और श्रेष्ठ बुद्धि में अंतर दिया है उसने, बराबर। जैसे कि हम पिछले स्लाइड में देखेंगे, जिसको हम वेस्लर कहेंगे, वेस्लर का अगर हम देखेंगे तो 140 के ऊपर प्रतिभाशाली है, लेकिन मेरिल का 140 के ऊपर प्रतिभाशाली है। 120 और 129 के बीच में श्रेष्ठ बुद्धि वेस्लर की है, तो 120 1 से 39 के बीच में श्रेष्ठ बुद्धि मेरिल की है। बाकी का तो सब बराबर है कि नहीं? ये फर्क है दोनों में। और इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज भी IQ वितरण का ये बनाया गया, चार्ट बनाया गया, और उसको डिफाइन करके कौन कितने बुद्धि लब्धि का है और वो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ये भी बताया गया है। अब देखेंगे बौद्धिक वृद्धि और विकास का क्या संबंध है। बौद्धिक वृद्धि
यानी वाढ़ और विकास किस चीज का, बौद्धिक का, यानी बुद्धि का वाढ़ और विकास किस तरह से होता है। अब ये देखते हुए हमें ये बताना जरूरी है कि बौद्धिक वृद्धि और विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। यानी बुद्धि का वाढ़ होना, ग्रोथ होना और डेवलपमेंट में होना, ये हर एक फैक्टर पर निर्धारित करता है। मस्तिष्क की परिपक्वता बौद्धिक वृद्धि को सर्वाधिक परिपक्व या फिर प्रभावित करती है। कौन सी, मस्तिष्क की परिपक्वता, यानी मेंटल जब मैच्योर होता है तो उसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत प्रभावित करती है। जन्म के समय बालक में उनकी बौद्धिक योग्यताएं अनेक विकास की प्रथम अवस्था के निम्न स्तर पर होती है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बौद्धिक योग्यता में भी वृद्धि और विकास होते रहता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक यह विकास तीव्र गति से होता है, किंतु किशोरावस्था के अंत से और प्रौढ़ावस्था में इस विकास की गति मंद हो जाती है। तो हमें ये समझ में आता है कि बुद्धि का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये कब शुरू होता है, बच्चा जैसे जन्म लेता है, माँ के गर्भ में भी रहता है, तब से वो शुरू होता है। पैदा होने के साथ साथ उसका जो बुद्धि का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसकी मैच्योरिटी है, वो जो बनती है शैशवावस्था में ज्यादा होती है, जहाँ 7% हमने देखा था, बराबर। 60% बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 5 साल के भीतर। इसीलिए बच्चों को 5 साल के भीतर अच्छा अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए। जैसे कि बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट कराना है तो बच्चे को क्या खिलाना जरूरी है, क्या क्या खिलाना जरूरी है, पौष्टिक, हेल्दी हेल्दी हाँ, फूड। हाँ सर, नाम बताओ, क्या क्या Foods. चीजों के नाम बताओ। बादाम, मच्छी हाँ, बादाम, बादाम खाने से अकल ज्यादा आती होती है। हाँ दही, मच्छी दही सर अखरोट सुबह अखरोट सुबह, अखरोट हाँ हाँ अखरोट. हाँ, अखरोट वेरी नाइस। और प्रोटीन, प्रोटीन्स, वेरी नाइस। और दूध, हाँ, दूध, दही, ताक, लोणी, हाँ, अजून, एग, घी एग, घी एग सर. हाँ अंडी, हाँ, अंडी, अंडी. अजून, घी घी हो गया ना, ताजा. घी हो गया, बहुत हुआ, घी घी बहुत हुआ। सर, मच्छी मच्छी यस, ये वाला मैं चाह रहा था इधर, ये वाला चाह रहा सांगितलं था। ना सर मग. मग हाँ? घेतलं बोला का, सर मच्छी मच्छी सांग. बोल के, बोला ना सर हा, मच्छी बोल. म्हणले वा, छान छान छान. मग त्याला जास्तच खाऊ घालायची आपल्याला. नाही खात नाही पण तरी नाव सांगितलं सर. कोण खात नाही, कौन नहीं बड्डी. खाता है, हाँ, बच्चे अगर मछली नहीं खाते हैं उसको खिलाना है। मछली में के भी कौन सा हिस्सा खिलाना है पता है क्या आपको, 5 साल सर के का भीतर के पीछे वाला बच्चे को मछली के भी कौन सा हिस्सा खिलाना पीछे है, वाला हाँ, पूंछ वाला कौन सा वाला, सर त्याचं जे डोळा असतं ना, ते गिळायला लावायचं असं म्हणतात, ऐकले मी. हाँ, मच्छी का भेजा दिमाग, यस, हाँ. करेक्ट, नहीं वेरी नहीं नाइस। पीछे पीछे वाला पीछे वाला नहीं, उसका जो जिसको हम हाँ हेड बोलते हैं ना, मच्छी का हेड, हेड हेड डोकं फोरहेड डोकं फोरहेड ज्याच्यामध्ये मेंदू असतं, तो खाल्ला पाहिजे, हाँ. जिससे बच्चों का ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है ब्रेन का। असल में होता क्या है, पॉपुलेशंस और हमारे डेवलपमेंट की वजह से हम बच्चों को ये वाला हेल्दी खाना नहीं दे सकते, इसीलिए बच्चों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो धीमे गति से होता है और उतना प्योरली नहीं होता है। इसी वजह से बच्चों को 5 साल के भीतर बहुत ही प्रोटीन युक्त प्रोटीन युक्त खिलाना है। लेकिन माँ बाप की जो ड्यूटी होती है या फिर इंक्रीमेंट होती है बच्चे के 6-7 साल बाद होती है, फिर हम उसको बहुत खिलाते हैं, फिर वो उतना नहीं बढ़ता ब्रेन जितना 5 साल के भीतर होता है। यस, तो इसीलिए बच्चों को उसी वक्त में उसी हिसाब से वो पार्ट खिलाना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें देखेंगे हम थर्डसन जो था, थर्डसन का विचार है कि उसके द्वारा किए गए कारक विश्लेषण अध्ययनों के आधार पर
प्राप्त 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं एक साथ एक समान आयु स्तर पर परिपक्व नहीं होती हैं। बराबर है। जो थर्सन ने कारक विश्लेषण अध्ययन का इस्तेमाल करके यानी फैक्टर एनालिसिस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके मेंटल एबिलिटीज निकाली है 7। वो जो 7 है जैसे कि वाचीय, बराबर, वाचीय के बाद है भाषीय, भाषीय के बाद है संख्यात्मक वगैरह। ये जो मेंटल एबिलिटी देखी है ये हर एक क्षेत्र में हर एक उम्र में अलग अलग होती है। उसके अनुसार प्रत्यक्ष परक योग्यता 12 वर्ष की अवस्था में अपनी वृद्धि की पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। यानी हर बच्चा उनके साथ जो मानसिक योग्यताएं हैं ये 12 साल पूरी होने पर उसकी कंप्लीट होती है, ऐसे टर्सन कहता है। इसी प्रकार 14 वर्ष की अवस्था में तथा तार्किक योग्यता 16 वर्ष की आयु में स्मृति योग्यता और संख्यात्मक योग्यता परिपक्वावस्था की ओर अग्रसर होती है। यानी 16 साल में तार्किक योग्यता आती है, 14 वर्ष में 14 वर्ष की अवस्था में तथा 16 वर्ष की अवस्था में तार्किक योग्यता आती है। स्मृति योग्यता और संख्यात्मक योग्यता परिपक्वता अवस्था जो है इसकी ओर वो बढ़ती रहती है। बालिकाओं की शाब्दिक योग्यता तथा भाषा बोध यदि योग्यताएं इसी आयु अवस्था के बाद विकसित होती रहती है। हमने इसको पढ़ा था, याद है क्या? बालक का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था। किसका है, कौन है उसका उद्गार? संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। सर, सर पियाजे। जीन पियाजे, वेरी नाइस। अब जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। शुरू की अवस्था का अवधि कितना है? अवधि 0 से लेके 2 वर्ष। 2 से बाद में आता है 2 से 7 2 से 7, 7 फिर 7 के बाद 7 से 11 और 11 से आगे। और 3 ही स्तर बताए उन्होंने, 4 बताए सर। 4 बताए। तो फिर देखो ये तुम्हारा गलत हो गया क्या? 0 से लेके कितनी है फिर? 2 2 है, 2 है, हाँ। 0 से 2 है। यस सर। फिर 2 कितना है? 2 से 7 है। फिर है 7 से 11 और फिर 11 और से 11 आगे। आगे। उसके साथ उन्होंने उस अवस्था का नाम भी दिया था, याद है क्या? देखो पहला क्या नाम है? इंद्रिय इंद्रिय गामक जनित गामक, अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मृत पूर्व संक्रियात्मक पूर्व अवस्था, संज्ञानात्मक अवस्था, Yes. मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। उसमें उन्होंने कहा था कौन सी स्तर में बच्चा क्या क्या करता है, कहा था कि नहीं? तार्किक अवस्था हाँ। कब आती है, स्मृति Yes, sir. कब होती है, औपचारिक अवस्था कब आती है, अमृत चिंतन कब करता है, मूर्त चिंतन कब करता है, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, कहा था। Yes, sir. उसका संबंध यहीं पर आता है। हाँ, 14 वर्ष तथा 16 वर्ष में बच्चा तार्किक सोच को बरकरार करता है। हाँ, स्मृति योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, इनकी परिपक्वता आगे चलती रहती है। शाब्दिक तथा भाषात्मक बोध कब आता है, ये सब उन्होंने जो बताया था जीन पियाजे ने, वो बुद्धि के डेवलपमेंट के लिए ही था, वही लागू होता है। वेस्टलर का विचार है कि बौद्धिक वृद्धि कम से कम 20 वर्ष की आयु तक होती रहती है। वेस्टलर क्या कहता है? बौद्धिक वृद्धी यानी मेंदू वाढत राहतो कुठल्या कमीत कमी 20 वर्षापर्यंत होत राहतो। पण विज्ञान काय म्हणतो? बच्चे का पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट 16 साल तक पूरा होता है और अपवादात्मक स्थिति में वो 21 साल तक चलते रहता है। लेकिन वेस्टलर क्या कहता है? बौद्धिक वृद्धि कम से कम 20 साल की आयु तक होती रहती है। आधुनिक शोध से यह पता चलता है कि 60 वर्ष की आयु तक बुद्धि लब्धांक में वृद्धि होती रहती है। ये किसने बताया? वेस्टलर ने। बराबर, ओके। तो अभी आगे देखेंगे हम। हुआ ना, दर्शन का हुआ ना, ओके।
अब शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का महत्व क्या है? ये जो हमने इंटेलिजेंट टेस्ट लिया है उसका महत्व क्या है, क्यों लेना है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षण के क्षेत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला आता है शैक्षणिक मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन बताएगा मुझे शैक्षणिक मार्गदर्शन क्या करना है? कब आएगा शैक्षणिक मार्गदर्शन? नहीं, जब टीचिंग करते तब। नहीं, नहीं। अब देखो, हम जब बुद्धि परीक्षणों का महत्व कब आता है? शैक्षणिक मार्गदर्शन करने के लिए। जैसा बच्चा 10वीं क्वालिफाई हो गया तो सब पूछते ना, सर इसका क्या करें, इसको कौन सी स्ट्रीम में डालें, आर्ट्स में डालें, कॉमर्स में डालें, सायन्स में डालें, वगैरह वगैरह, बराबर। आता तुम्हाला माहित आहे का 2002 का 2007-8 नंतर ना 2007-8 नंतर ना बोर्डानेच कल चाचणी घ्यायला सुरुवात केली पहा, आणि त्याच्या रिझल्ट मध्ये सुद्धा ते छापून यायला लागलं की त्याचा कल कशाकडे है कि नहीं? तो ये वाला होता है बच्चे को गाइडेंस करने के लिए, करियर गाइडेंस, कि वो कौन से क्षेत्र में जाए, कौन सी स्ट्रीम में जाकर अपना करियर बनाए। इसके लिए बुद्धि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कल चाचनी कहा जाता है। ये इंटेलिजेंट टेस्ट है जो बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के बारे में बताता है, कितना होशियार है कितना नहीं है। इससे हम वो कौन से क्षेत्र में जाए, कौन सा करियर चुने, ये हम उसको बता सकते। जब एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए भी ये बुद्धि परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए। यस और नो? बच्चों का जब हम वर्गीकरण करते हैं, बच्चों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हमें पता चलता है कि सामान्य बुद्धि का कौन है, कुशाग्र बुद्धि का कौन है, प्रतिभाशाली का कौन है। हाँ, तो ये वर्गीकरण करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। लैंगिक भिन्नता में बहुत उपयोगी है। पहले से कहते आए हैं हम, लड़कों से कम बुद्धिमत्ता किसमें होती है? लड़की का मेंदू कहाँ होता है? घुटने में। गुड। किसने कहा? ये मेरे को अपेक्षा नहीं थी। अगर लड़की ही ऐसा सोचेगी तो हम लोग तो कहेंगे ना लड़की का मेंदू घुटनों में होता है। अरे लड़की का मेंदू घुटनों में नहीं, सर में ही होता है। क्या अब आप अलग कुछ लेके आए हैं क्या? नहीं, ये जो नहीं। कहना है इस कहने को छाटने के लिए, इस कहने को खोदने के लिए ही ये परीक्षण बनाया गया है। जितना लड़का होशियार होता है ना उतनी लड़की भी होशियार होती है। लड़का जहां से सोचता है उसका ब्रेन जहां होता है, लड़की का भी वही होता है, घुटनों में नहीं होता है। और मेरे को ये एक्सेप्ट ही नहीं था कि आप ये दें, और लड़की तो कभी नहीं देना है। लेकिन ये आया कैसे? इसको ही कहेंगे जेंडर 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 क्या बोलते हैं, जेंडर बायस, रूढ़िवादिता। हाँ, रूढ़िवादिता। उसके लिए एक वर्ड है सर, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स जिसको बोलते ना हम, रूढी परंपरेने चालत आलेला आहे। माझ्या आज्याने बी तसंच म्हणलं, पंजाने बी तसंच म्हणलं, बापानं तसं म्हणलं, लेकरू बी तसंच म्हणेल, आणि येणारी पिढी सुद्धा तसंच म्हणेल। म्हणून आम्हाला येणाऱ्या पिढीकडे ट्रान्सफॉर्म जे खरं आहे तेच करा। मुलींचा मेंदू कुठं असतो आता सांगा भाऊ? डोक्यातच असतं. हा, शाबास, तिथंच असतं जिथं सगळ्यांचं असतं। इथून पुढे मी कधीही ऐकणार नाही कि त्याचा मेंदू कुठं असतो, गुडघ्यात नसतो। ये देखने के लिए इसका परीक्षण भी किसने किया? बुद्धि परीक्षण से पता चला। अभी ये जो आपको पता है क्या, 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप होती है, यस। अभी तो 4थी और 7वीं की भी शुरू हो गई है, यस। यस इसमें सर। एक बुद्धिमत्ता का पेपर होता है, यस, बुद्धिमत्ता का, यस। यस। जैसे कि यस सर। मिरर इमेज, शैडो इमेज, पेपर कटिंग करने के बाद पेपर का आने वाला डायग्राम, वगैरह वगैरह, आकृती। यस, आकृतिबद्ध। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि की सोच पर, यस। यार इन परीक्षणों से ही हम भेद करते हैं वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कौन से कैटेगरी में आता है, वो लड़का और लड़की में कितना भेद रखता है, ये हम तय करते हैं ऐसे परीक्षणों से। साथ ही साथ स्वयं का ज्ञान होता है। ऐसे टेस्ट से क्या होता है?
स्वयं का ज्ञान, मैं कितना ज्ञानी हूँ, ये सर नो, यस सर। ज्ञानी प्लस ज्ञानी है कि नहीं, बाबू बुआ ऐसा नहीं, तो ज्ञान कितना है, मैं आइंस्टाइन हूँ या फिर एपीजे अब्दुल कलाम हूँ, ये तभी मुझे पता चलेगा जब मेरा बुद्धि परीक्षण किया जाएगा। ये सर नो, एक नहीं। यस यस सर। अधिगम प्रणाली में उपयोगी, यानी टीचिंग की सिस्टम में ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि कौन कितना होशियार है, किसको कितना समझ आता है, ये बताने के लिए भी बुद्धि परीक्षण महत्वपूर्ण है। साथ ही व्यावसायिक मार्गदर्शन करने के लिए भी महत्व है, हाँ, वोकेशनल गाइडेंस करने के लिए कि कौन सा उसको व्यवसाय करना चाहिए, करियर गाइडेंस है, हाँ, व्यवसाय के लिए जब आईटीआई करने के बाद के कोर्स वगैरह होते हैं, सिर्फ वही नहीं होते, तो बहुत सारे ऐसे करियर गाइडेंस वाले जो एरियाज है, उनमें हमें क्या करना है, ये महत्वपूर्ण है, जिससे हम बच्चों को सही व्यवसाय की चयन करा सकते हैं। अनुसंधान, अनुसंधान ये हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, मैंने इसके पहले बताया था इसलिए पूछ रहा हूँ। अनुसंधान, रिसर्च। वेरी नाइस। अनुसंधान का रिसर्च। मतलब है रिसर्च, वेरी नाइस, रिसर्च। तो ये अनुसंधान जो है, अनुसंधान में भी बुद्धि परीक्षण का बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी जिसकी सोच है उससे वो वाला इंसान हटके से रिसर्च कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसने वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का शोध किया, किसने किया, न्यूटन। 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 न्यूटन ने ही क्यों किया वो, सो न्यूटन ने ही क्यों किया, उसके पास थी उसकी ability। तार्किक बुद्धि थी। यस, उसकी तार्किक बुद्धि। यही क्वेश्चन मैं एक बच्चों को जब ने करियर गाइडेंस के लिए 10वीं के बच्चों को मैंने गाइडेंस किया था, तब भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो अपना न्यूटन है, ये न्यूटन ने किस चीज का शोध किया, तो बच्चों ने कहा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। तो मेरा क्वेश्चन ये था उसके लिए कि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति का शोध क्यों किया। तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए, सर ऊपर से सफरचंद गिरा, स्कूल से लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा बहुत बताया। लेकिन मैंने भी वहां पर हर एक क्वेश्चन के आंसर को एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं खुश नहीं था। ये देखकर एक बच्चा खड़ा हो गया और उसने कहा, देखो बच्चे की सोच, उसने कहा क्या आंसर दिया पता है, कि उसने कहा, सर यदि न्यूटन ने ये शोध नहीं लगाया होता, यदि न्यूटन ने ये शोध नहीं लगाया होता, तो अगला न्यूटन मैं ही होता सर। हाँ, देखो बच्चों की सोच महत्वपूर्ण है। वो क्या करता है, अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, और रिसर्च से ही बच्चों की बुद्धि की लब्धि का पता चलता है, और वो पता चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ छात्रों का चयन करने में भी उपयोग है, कौन बच्चा कौन से कैटेगरी में है, कितना होशियार है, इसका अगर हमें सिलेक्शन करवाना है किसी एक ही चीज के लिए, हाँ, अगर मानो हमें कौन सी स्तर के लिए बच्चों को भेजना है, और सब बच्चे कहेंगे सर मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, लेकिन 2 ही बच्चे भेजने हैं, तो उस वक्त हम इस बुद्धि परीक्षण का इस्तेमाल कर करके ऐसे बच्चों का चयन कर सकते हैं, और हम उन बच्चों को, सही टैलेंटेड बच्चों को भेज सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। समझ में आया, समझ में आया, यस और नो? यस सर। यस सर। यस यस सर।